स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। मध्य प्रदेश के भोपाल में मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के गठन के अगले दिन मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया है। नरोत्तम मिश्रा को गृह और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तुलसी सिलावट जल संसाधन विभाग का काम संभालेंगे। गोविंद सिंह राजपूत सहकारिता और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग देखेंगे। कमल पटेल कृषि मंत्री बनाए गए हैं। मीना सिंह आदिम जाति कल्याण विभाग देखेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज ने क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए 5 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया था। सीएम ने कहा कि अभी हमने विभागों का बंटवारा कोरोना को ध्यान में रखते हुए किया है। महामारी को नियंत्रित करने के लिए जितने विभाग जरूरी थे उन्हें ही बनाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि कोरोना से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए मंत्रियों को प्रदेश के संभागों का प्रभार दिया गया है। नरोत्तम मिश्रा को भोपाल और उज्जैन संभाग, तुलसी सिलावट को इंदौर और सागर संभाग, कमल पटेल को जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग, गोविंद सिंह राजपूत को चंबल और ग्वालियर संभाग और मीना सिंह को रीवा और शहडोल संभाग का प्रभार सौंपा गया है, जिसमें हमने नरोत्तम जी को कोरोना से निपटने के लिए चिकित्सा उपकरण, दवा सामग्री की व्यवस्था, अस्पताल प्रबंधन, सर्वे, सैंपलिंग, टेस्टिंग, उपचार सब व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना, राज्य स्तर पर प्रबंधन एवं अनुश्रवण और समन्वय करना, प्रदेश के शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों, समाजसेवियों, सभी प्रकार के स्वास्थ्य संगठनों से निरंतर संवाद स्थापित करना, आने वाली कठिनाइयों को दूर करना, और संवाद होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। जिला के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप जो बने हैं कोविड-19 से निपटने के लिए, उनसे चर्चा करना, उनके द्वारा तैयार रणनीति और लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा करना, सभी समाजसेवी संगठन, गणमान्य नागरिक, व्यापार, उद्योग, कृषि और अन्य क्षेत्र के प्रतिनिधि संगठन और धर्मगुरु इत्यादि से सहयोग बनाए रखना और कोरोना नियंत्रण में इनका सहयोग प्राप्त करना, और जिलावार कोरोना की समीक्षा के लिए प्रभारी बनाए गए अधिकारियों से प्रतिवेदन प्राप्त करना, तदनुसार आवश्यक कदम उठाए जाना सुनिश्चित करना। तो मध्य प्रदेश में आज विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मंत्रिमंडल के गठन के अगले दिन ही मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। आपको बता दें कि आज ये विभागों का बंटवारा किया गया। नरोत्तम मिश्रा को गृह और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तुलसी सिलावट जन संसाधन विभाग का मंत्रालय संभालेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुनील मालवीय इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुनील, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। आज मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ था, विभागों का बंटवारा मंत्रियों में कर दिया गया है। जी, मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में कल हुए मंत्रिमंडल के विस्तार को आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभागों के बंटवारे के साथ साथ एक टीम का गठन कर दिया, जिससे कोरोना वायरस को संपूर्ण से निपटा जा सके। इसके चलते आज उन्होंने कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए 2 विधायक तुलसीराम सिलावट जल संसाधन मंत्रालय तथा गोविंद सिंह राजपूत को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग दिया गया है। वहीं भाजपा के पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा को गृह मंत्रालय तथा स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही कमल पटेल को कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं मीना सिंह को आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का दायित्व सौंपा गया। साथ ही साथ मैं यहाँ बताता चलूं कि मंत्रालय के विभाजन को लेकर जिस तरह की अटकलें चल रही थी, वहाँ कहीं ना कहीं अब समाप्त हो गई है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में भाजपा के कई बड़े नेताओं को दायित्व नहीं दिए जाने पर असंतोष पनप सकता है। साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ कि मंत्रिमंडल के विस्तार में जिस तरह के दायित्व सौंपे गए हैं, उसको लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का आकलन बड़ा ही विस्मयकारी है। जहां भाजपा के नरोत्तम मिश्रा को गृह स्वास्थ्य मंत्रालय जैसी जिम्मेदारी सौंपी, वहीं कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत जी सिंधिया खेमे के माने जाते हैं, उन्हें जनसंचालन तथा खाद्य आपूर्ति से नवाजा गया। इसमें हैरानी की बात यह है, भाजपा में शामिल गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस सरकार में परिवहन तथा राजस्व मंत्री थे। तुलसीराम सिलावट स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी को देख रहे थे। अब देखना यह है कि स्वास्थ्य विभाग को अहम जिम्मेदारी को लगातार पिछले 15 महीनों से देख रहे थे। तुलसीराम सिलावट को जल संसाधन मंत्रालय सौंप दिया है। भाजपा ने सिंधिया के सभी विधायकों के साथ कोई राजनीतिक षड्यंत्र रचा है। आने वाले समय में इस कहानी का रूप और भी होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील मालवीय, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
मध्य प्रदेश सरकार में कमल पटेल को कृषि मंत्रालय का पदभार दिया गया है। इसके बाद प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल से एएनबी न्यूज के संवाददाता सुनील मालवीय ने खास बातचीत की है। कमल पटेल ने किसानों को हित में काम करने और साथ ही कोरोना को प्रदेश से भगाना ही अपनी पहली प्राथमिकता बताई है। किस प्रकार निभाएंगे जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने और पार्टी संगठन ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं किसान का बेटा हूं और कृषि मंत्री का दायित्व दिया है। मेरा सौभाग्य है क्योंकि भारत की रीढ़ की हड्डी है कृषि, अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कृषि। मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार शिवराज जी के नेतृत्व में 6 साल तक मिला है और इसलिए किसानों की हर समस्या का हल करेंगे और देश में मध्य प्रदेश कृषि उत्पादन में नंबर 1 बने उसके लिए प्रयास करेंगे। किसानों को सारी सुविधाएं देंगे, किसान को असली खाद, असली बीज, असली दवाइयां मिले, उसको सारी सुविधाएं मिले, बिजली मिले, सिंचाई मिले, उसकी व्यवस्था करेंगे और किसान इस देश का सक्षम बनेगा तो देश सक्षम बनेगा। खेती ऐसी चीज़ है जो रोजगार देती है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, उद्योग धंधे बंद है, व्यवसाय बंद है, दुकानें बंद है, लेकिन कृषि क्षेत्र ऐसा है जो खेती हो रही है, कृषि उत्पादन कर रहे हैं, अनाज उत्पादन कर रहे हैं और मजदूरों को काम भी मिल रहा है और इसको हम और बढ़ाएंगे। सर, मंत्री के साथ को आपको संभावक के प्रभार भी दिए गए हैं, कैसे देखते हैं? मुझे मेरा सौभाग्य है कि माँ नर्मदा के आशीर्वाद से मैं नर्मदा के नाभि स्थल से आता हूँ, हंडिया हरदा से, और नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग की जिम्मेदारी दी है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम कोरोना को नियंत्रित करें, कोरोना से जो पीड़ित हैं उनको स्वस्थ करें और कोरोना को फैलना नहीं दें और कोरोना को मध्य प्रदेश से भगाएं, देश से भगाएं और फिर विकास की गंगा बहाएं। तो ये थे हमारे साथ कृषि मंत्री कमल पटेल। इनका निश्चित तौर से कहना है कि हम किसानों के हित में काम करेंगे और कोरोना को यहाँ से भगाएंगे। और एएनबी न्यूज़ कैमरा पर्सन बंटी शर्मा के साथ सुनील मालवीय। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने अर्थ डे पर ट्वीट किया और साथ ही लोगों से पृथ्वी और प्रकृति को बचाने की अपील भी की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि पृथ्वी और इसके वातावरण को संरक्षित करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए आज हम अर्थ डे मनाते हैं। आइए आज हम प्रकृति के अनमोल उपहारों के लिए शुक्रिया अदा करें, साथ ही आधुनिकता और मानवीय विकास की रफ्तार में पृथ्वी पर पड़ते नकारात्मक प्रभाव को रोकने का संकल्प लें। मध्य प्रदेश के इंदौर में जहां एक तरफ कोरोना के सबसे ज्यादा पॉजिटिव मामले हैं, इंदौर में स्थिति जो है वो गंभीर होती जा रही है। इंदौर में अभी तक कोरोना से 52 लोगों की मौत हो चुकी है तो करीब 923 लोग संक्रमित भी हो चुके हैं। वहीं अब राहत भरी खबरें ये आ रही है कि अब इंदौर में कोरोना के पॉजिटिव केस ना के बराबर आ रहे हैं। लॉकडाउन 2.0 अप्रैल से सरकार ने कई क्षेत्रों में राहत दी है। वहीं इंदौर के राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर अब आवागमन चालू हो चुका है। सावधानियां विशेष तौर पर बरती जा रही हैं। साफ सफाई का भी ध्यान रखा जा रहा है ताकि इंदौर में कोई अन्य जनहानि ना हो। इंदौर के NH3 टोल मार्ग पर हैं, जो कि आगरा से मुंबई के लिए प्रस्थान करता है। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर काफ़ी साफ सफाई का भी माहौल किया गया है। जिस हिसाब से कोरोना का संक्रमण लगातार इंदौर में बढ़ रहा है, कई पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, उस हिसाब से इंदौर जो टोल मार्ग है ये भी प्रारंभ हो चुका है। हम अभी जो यहाँ के टोल मार्ग के मैनेजर हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि किस तरह से कैसे क्या व्यवस्था और सुरक्षा के मद्देनज़र से यहाँ पे व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जी सर, बताइए क्या किस हिसाब से आपका यहाँ पे व्यवस्थाओं के मोस्ट ऑफ ऑल तो हमारी जो है ETC लेन है जिसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है जी, फास्टैग के थ्रू, वो जो है मतलब ये फ्री ऑफ किसी तरह का वायरस फ्री है। और जो कैश दे रहे हैं और कैश ले रहे हैं लड़के, उनके लिए वहाँ पे प्रॉपर्ली जो है ग्लव्स प्रोवाइड किया है, मास्क प्रोवाइड किया और सैनिटाइज़र प्रोवाइड किया हुआ। और हम जो है सुबह और शाम दोनों टाइम में बूथ्स को जो है सैनिटाइज़ कर रहे हैं। एज पर जो नियम है गवर्नमेंट का, उसके हिसाब से हमने टोल 20 तारीख की रात से शुरू किया और अभी तक जो है हम उसको प्रॉपर रेगुलर वे में चला रहे हैं। और मोस्ट ऑफ ऑल साफ़ सफाई का पूरा ध्यान हो रहा है। जहाँ भी हमारा कैश रूम है, ट्रांजेक्शन्स है, बाथरूम्स है, एवरीवेयर वी हैव प्रोवाइडेड। यहाँ पे सुरक्षा की जैसे काफ़ी अच्छा साफ सफाई का भी माहौल किया गया है, साफ सफाई भी रखी गई है ताकि संक्रमण जो है इंदौर में जिस कदर से संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है वो ना फैले और जो संक्रमण में कुछ ना कुछ कमी आए। हमारे सहयोगी अनिल चौधरी, प्रसन्नजीत चक्रवर्ती के साथ गणेश तिवारी, इंदौर मध्य प्रदेश से। इंदौर में कोरोना संक्रमण का कहर देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस की क्या कुछ ताज़ा स्थिति है इंदौर में, इस बारे में जानकारी दी है इंदौर के CMHO डॉक्टर प्रमील जाड़िया ने। जो केंद्रीय टीम आई है उनके निर्देश के अनुसार हम लोग कुछ और बेड्स बढ़ाने के, लोगों को डिस्चार्ज करके रेड हॉस्पिटल्स में
जगह बढ़ाने का। येलो में जो भी पेशेंट्स हैं जिनकी रिपोर्ट्स में देर हो रही थी, उन्हें भी हम टेस्टिंग रिपोर्ट जल्दी दिला के, ताकि वो येलो हाउस जो है वो खाली हो जाए। इस तरह से हम लोग पूरे बेड्स की व्यवस्था बढ़ाते जा रहे हैं और किसी भी आगामी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। सर कहा जा रहा है कि कुछ पुलिसकर्मी और जो हैं वो पॉजिटिव हुए हैं और एक जो पॉजिटिव होके डिस्चार्ज हो चुके हैं ठीक होके, उनमें से मौत हो रही है। देखिए, पॉजिटिव से जो नेगेटिव हो जाते हैं तभी उनको डिस्चार्ज किया जाता है, यानी कि वो कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। इसके पश्चात ऐसी किसी मृत्यु की सूचना मुझे तो नहीं है, जैसा आप बता रहे हैं। हो सकता है किसी की अन्य किसी कारणों से जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं या अन्य कोई कारण हो सकते हैं, जो उनको प्री डिस्पोजिंग डिजीजेस पहले से ही थी, उनकी वजह से कुछ मौत हुई हो, तो मुझे भी इसकी जानकारी नहीं है। दूसरा सवाल पुलिसकर्मियों का जहाँ तक संक्रमित होने का है, कल तक की लिस्ट में तो नाम नहीं था। रात को कुछ अधिक टेस्ट लगाए गए हैं मेडिकल कॉलेज में, जिसकी रिपोर्ट अभी अवेटेड। सर कितने अभी रिपोर्ट जो है वो पेंडिंग हो गई है अभी मेरे हिसाब से कम 300 लोगों की रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। सर इंदौर में भी अब एक टेस्ट की सेंटर बढ़ गया है सोडानी को अभी अनुमति मिल गई है और शीघ्र ही 1-2 सेंटर और भी बढ़ने वाले हैं और हो सकता है कि हम लोग एक दिन में 1000 तक टेस्ट लगाने की क्षमता तक पहुँच जाएंगे। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कोरोना संक्रमण के नियंत्रण को लेकर दिल्ली से आई केंद्र सरकार की टीम से चर्चा की और कोरोना वायरस को लेकर उन्होंने बताया कि स्थिति कंट्रोल में है। इंदौर की जो व्यवस्था है, जो प्रशासनिक व्यवस्था, जो मेडिकल व्यवस्था, उससे वो संतुष्ट हैं और यहाँ पर प्रभावी तरीके से लॉकडाउन का व्यवस्था की गई थी। उससे केसेस बढ़ने में रुकावट आई है। टेस्टिंग के बारे में भी हमने बात की, जितने अगर बढ़ाना होगी तो बढ़ाएंगे और जितनी हमारी खुद की लैब की कैपेसिटी होगी उतना यहाँ जांच कराएंगे, बाकी हवाई जहाज से हम बाहर भेजकर जांच कराएंगे। तो अगर टेस्टिंग बढ़ाना होगी तो बढ़ाएंगे। मतलब किस तरह इंदौर की स्थिति लगातार बिगड़ी है कि केंद्र को अपना दल भेजना पड़ा, आपकी भी केंद्र सरकार से लगातार चर्चा हो रही है, क्या लग रहा है कब तक स्थिति कंट्रोल में आएगी? स्थिति तो अभी कंट्रोल में है, पर ये क्या है कि एक साइकिल होता है इसका। तो एक 14 दिन का साइकिल हो गया, फिर दूसरा 14 दिन का साइकिल, फिर तीसरा 14 दिन का साइकिल। हो सकता है कि तीसरे साइकिल में थोड़ी सी संख्या और बढ़ जाए, पर कंट्रोल वाली होगी। कितनी भी बढ़े, अभी से ज़्यादा नहीं होगी और हमारे पास आगे थोड़ी सी बढ़ी भी अगर, तो हमारे पास पूरी व्यवस्था है और इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अनकंट्रोल्ड है। और जो चीज़ पहले बिगड़ गई थी उसको सुधारने में समय तो लगेगा और मुझे लगता है कि हमें आत्मविश्वास है हमारा कि स्थिति कंट्रोल में हो और हम इंदौर को कोरोना शून्य करेंगे। ऐसा 2 समस्या ज़्यादा दिख रही है, एक तो निजी अस्पतालों में उपचार की और दूसरा फल और सब्जी अभी नहीं मिल पाया। लगभग 24 दिन हो गए पूर्ण लॉकडाउन से, तो इससे कैसे निपटे इंदौर की जनता? पहले प्रश्न का जवाब तो मैं दे दूं कि हमने एक स्वास्थ्य का कंट्रोल रूम बनाया, उसका एक नंबर है। उस नंबर पे आप कोई भी परेशानी हो तो आप फ़ोन करिए, आपको उसकी फूलों की खेती कर रहे किसानों के सामने नई मुसीबत आ खड़ी हुई है। लॉकडाउन के चलते फूलों का कारोबार बिल्कुल थम सा गया है, जिसके चलते फूलों की खेती करने वाले किसान परेशान हैं। भिंड जिले के रौन क्षेत्र में फूलों की खेती करने वाले किसानों को इन दिनों काफी नुकसान हो रहा है। एक किसान ने बताया कि उन्होंने खेती पर लोन लेकर फूलों की खेती शुरू की थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते 1 महीने से फूल नहीं बिक पा रहे, जिससे उन्हें प्रतिदिन 1000 से लेकर 1500 तक रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। नमस्कार, आज हम खड़े हैं रौन क्षेत्र के एक किसान के यहाँ, जहाँ वो फूलों की खेती करते हैं और लॉकडाउन के चलते फूलों की खेती से उन्हें दिन प्रतिदिन घाटा हो रहा है। आइए जानते हैं किसान कपूर सिंह और कल्लू फूल वाले। जी बताएं, आपको लॉकडाउन के चलते क्या परेशानी आ रही है? जी सर, हमको 1 महीना हो गया, फूल बराबर बिक्री होती थी, लेकिन आज स्थिति देखी जाए तो 1 महीना से बिल्कुल हम चौपट हो गए। लोन लिया था, लोन से अभी तक किस्त बराबर भरी, लेकिन अब 1 माह से हम किस्त भर नहीं पा रहे। तो हम सरकार से भी प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि कैसे हमारी समस्या हल करें जो योजना में है। तो उसका क्यों 2 जगह है, एक जगह 10 पैसे जे, एक 10 पैसे अलग, 2 जगह है। यदि लॉकडाउन लंबे समय तक चलता है तो आपको तकरीबन कितना नुकसान होगा? एक दिन में कितनी फूलों की बिक्री होती थी? कम से कम 2000 रुपया डेली हमारी सेलिंग थी और जो सारक पे तो कम से कम 10-15 हज़ार रुपया डेली का नुकसान है, सारक होती तो।
तो आप देख रहे हैं कि ये लॉकडाउन के चलते व्यापारी ही नहीं बल्कि कुछ किसान ऐसे हैं, जैसे ये फूल वाले भैया हैं, तो इनको प्रतिदिन 1000 से लेकर 1500 तक का नुकसान हो रहा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र ओझा के साथ ANB न्यूज प्रदीप राजावत, भिंड। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। और इसी बीच दिल्ली हिंसा मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन पर कार्रवाई, UAPA के तहत कार्रवाई की गई है। ताहिर हुसैन पर इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन पर कार्रवाई की गई है। दिल्ली हिंसा मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर ANB न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन पर कार्रवाई की गई है। UAPA के तहत ताहिर हुसैन पर कार्रवाई की गई, इस वक्त की बड़ी खबर ANB न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है। दिल्ली हिंसा मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर इस समय आ रही है। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन पर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि ताहिर हुसैन पर दिल्ली में हिंसा भड़काने का मामला दर्ज किया गया था। उनके घर की छत से कई पेट्रोल बम समेत आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए थे। अब इस मामले पर कार्रवाई की गई है पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन पर। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता इस समय फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजीव, पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन पर कार्रवाई की गई है। हेलो राजीव, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी राजीव, पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन पर कार्रवाई की गई है, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। जी बिल्कुल, बता दें दिल्ली के अंदर जो हिंसा हुआ था उसको लेकर ही ताहिर हुसैन के ऊपर गिरफ्तारी की गई थी। यहाँ तक कि उनके ऊपर IB के अधिकारी जो थे उनकी हत्या के अंदर भी उनको गिरफ्तार किया गया था। मगर देखने वाली बात यह भी है कि जिस तरीके से अब ये जो स्पष्ट हो रहा है कि हाँ UAPA के एक्ट के तहत जो दिल्ली पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया हुआ है, यहाँ तक कि उनके ऊपर कार्रवाई करने की जो बात आ रही है वो जरूर इसमें से हुई है कि हाँ ताहिर हुसैन उस टाइम इस वक्त उस हादसे के अंदर मौजूद थे। मगर हाँ जिस तरीके से दिल्ली हिंसा के अंदर उन्होंने अहम रोल निभाया था दिल्ली हिंसा को भड़काने के अंदर, यहाँ तक कि IB अधिकारी की मौत के अंदर भी, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि ताहिर हुसैन एक जिम्मेवार है और एक पार्टी के नेता भी थे। मगर जिस तरीके से उन्होंने इस तरीके को अंजाम दिया इस वारदात को, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर कार्रवाई होना एक लाजमी बात थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर ANB न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। UAPA के तहत कार्रवाई आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन पर। दिल्ली हिंसा मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन पर कार्रवाई की जा रही है। UAPA के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पालघर में 2 साधुओं की हत्या के मामले में स्वामी स्वरूपानंद ने महाराष्ट्र सरकार को निंदा पत्र भेजा है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के परमहंसी गंगा आश्रम के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने घटना की निंदा की। स्वामी स्वरूपानंद ने कहा कि उनके प्राणों की रक्षा करना शासन का कर्तव्य था, लेकिन वहां पुलिस मौजूद थी और भीड़ ने उनके प्राण ले लिए। अब उनकी जान ही चली गई तो न्याय कैसे मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दुख की बात तो ये है कि वहाँ पर पुलिस भी थी। जब उनके ऊपर डंडों का प्रवाह चलने लगा तो पुलिस को तो कुछ ना कुछ करना चाहिए था कि जब उनके प्राण ही चले गए तो अब न्याय किसको मिलेगा। ऐसी स्थिति में शासन का ये कर्तव्य था कि वो उनके प्राणों की रक्षा करवाती, और शासन में पुलिस मुख्य रूप से वहाँ पर उत्तरदायी है। ऐसी स्थिति में पुलिस की निष्क्रियता और जो भीड़ है उसके द्वारा एकाएक आक्रमण करके प्राण का हरण करना, ये बहुत ही निंदनीय और सोचनीय घटना है। इसका
पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करके सरकार को उचित कार्यवाही करनी चाहिए, अपराधियों को दंड देना चाहिए, जिससे कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति फिर से न हो। हेलो, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूं। अपने स्मार्टफोन पर यह आवाज सुनकर बीजेपी नेता सच्चिदानंद उपासने चौंके रह गए। प्रधानमंत्री मोदी ने सच्चिदानंद से मां रजनी उपासने से बात करने की इच्छा जाहिर की। रजनी ने फोन लिया और पीएम मोदी से बात की। पीएम ने आगे कहा कि मैंने तो ऐसे ही फोन किया, पुराने लोगों को अच्छा लगे इसलिए मैंने कहा आशीर्वाद ले लूं। रजनीताई ने सहज अंदाज में पूछा कि रायपुर आना होगा क्या आपका? पीएम ने जवाब दिया, नहीं, अभी तो लॉकडाउन है, मगर जरूर आऊंगा। आप आशीर्वाद दें कि देश इस तकलीफ से बाहर निकले। जवाब में रजनीताई ने कहा, मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, खूब आगे बढ़िए। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने ने कहा कि आज मां और उपासने परिवार अभिभूत है कि इतनी व्यस्तता के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी पार्टी के पुराने और वरिष्ठ जनों से सीधे बात कर उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, उस वक्त से ही सच्चिदानंद उपासने का परिवार संघ से जुड़ा रहा है। आपातकाल के वक्त जेल भी गए। रजनीताई छत्तीसगढ़ की पहली महिला विधायक रही हैं। मोदी के इस कदम की तारीफ अब सोशल मीडिया पर भी की जा रही है। पुराने लोग बीमारी का दौर चलता है, तो आप लोगों को प्रणाम कर लो, इसके वजह से फोन किया। बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद मैडम, आशीर्वाद। कैसे आप? कैसे? मैं बहुत ही हूँ, देखिए जिनकी सेवा कर रहा हूँ। मनाना आशीर्वाद, मनाना आशीर्वाद। क्या आपने जो काम दिया है वो मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा पुराने लोग बीमारी का दौर चलता है। आज उपासने परिवार के लिए बहुत ही हर्ष का विषय और आज का दिन अविस्मरणीय रहेगा कि कोरोना के इस संक्रमण काल में जब प्रधानमंत्री जी की व्यस्तता हम सब लगातार देख रहे हैं, ऐसे समय में पार्टी के निष्ठावान और पुराने कार्यकर्ता को याद करके उनसे सीधे बातचीत करने का जो मार्ग उन्होंने अपनाया, और उस कड़ी में मेरी माताजी श्रीमती रजनीताई उपासने, जो रायपुर की पूर्व विधायक रही हैं, भारतीय जनसंघ के समय से लगातार पार्टी का काम करती आ रही हैं, जनता पार्टी की विधायक, फिर भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन, और पूरे परिवार को जिन्होंने एक विचारधारा में ढाला संघ की, ऐसी माता को आज उन्होंने स्वयं फोन करके उनका हालचाल जाना, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली, परिवार के बारे में बातचीत की और ये कहा कि आपके आशीर्वाद से मैं आज प्रधानमंत्री बना हूं, आपने जो काम दिया है मुझको, उस काम को मैं कर रहा हूं। मध्य प्रदेश के बैतूल में भी लॉकडाउन की वजह से कुछ लोग परेशान हैं। जिन्हें खाने को खाना नहीं मिल रहा, उनके लिए कोरोना वायरस से ज्यादा भयानक अब भूख बनती जा रही है। लेकिन कोरोना से रोकथाम के लिए देश भर में लॉकडाउन लागू किया गया है और लॉकडाउन के दौरान कुछ समाज सेवी या अन्य सरकारी विभाग भी ऐसे लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं जो जरूरतमंद हैं। इसी कड़ी में पैदल चलकर वन विभाग के कर्मचारी अपने कंधों पर राशन लादकर उन ग्रामीणों के पास पहुंचे जिन्हें राशन की जरूरत थी। ये वनकर्मी बैतूल के भौरा रेंज के हैं। पहाड़ों के बीच बसे भूंडिया काप गांव 5 किलोमीटर दूर दुर्गम पहाड़ी रास्ते से पहुंचना मुश्किल होता है। वहां के लोगों को राशन पहुंचा रही हैं। ये गांव बैतूल से करीब 100 किलोमीटर दूर है, जहां पहुंचकर इन्होंने करीब 50 परिवारों को राशन दिया। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए शासन द्वारा 22 मार्च से लॉकडाउन किया गया है, जिसके कारण ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही थी दूरस्थ गांवों से कि वहां खाद्य सामग्री की समस्या आ रही है। अतः वन विभाग द्वारा वन ग्रामों के साथ साथ ऐसे दूरस्थ ग्राम में निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है। ग्राम भोड़िया का जो प्रक्षेत्र भौरा के अंतर्गत आता है तथा मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर है, वहाँ वन कर्मचारियों द्वारा सिरमौजे से खाद्य सामग्री ले जाकर गांव के 50 परिवारों को निःशुल्क प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त निःशुल्क मास्क,
साबुन एवं सैनिटाइजर भी गांव वालों को प्रदान किए गए हैं तथा उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग रखने, बार बार हाथ धोने एवं मास्क पहनने के संबंध में जागरूक है। लॉकडाउन के चलते लगातार गरीब और मजदूर वर्ग खासी परेशानियों का सामना कर रहा है। इसी को लेकर प्रशासन से लेकर हर समाज सेवी हर संभव मदद कर रहे हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के सुवासरा में बीजेपी के पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार ने एक क्षेत्र में गरीबों के लिए भोजन सामग्री का प्रबंध किया और लगभग 1000 से ज्यादा घरों तक भोजन सामग्री पहुंचाई गई ताकि क्षेत्र में कोई भी गरीब मजदूर भूखा न रहे। साथ ही विधायक ने लोगों से घरों में रहने की अपील भी की। कोरोना को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सभी मजदूरों के लिए भरपूर व्यवस्था की है और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने भी भरपूर व्यवस्था उन्होंने की है। फिर भी कई सामाजिक संस्थाएं इस काम को कर रही है। आज हमने हमारे सब कार्यकर्ताओं से मिलकर गरीब लोगों के वितरण के लिए भोजन की व्यवस्था बनाई है, पैकेट सूखी सामग्री देने की व्यवस्था बनाई है। हमारे गाँव में आसपास जहाँ नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ तक इन पैकेटों को नीचे तक पहुँचाने का काम करेंगे ताकि गाँव में कई 10 परिवार कहीं 20 परिवार ऐसे हैं जो निश्चित रूप से आज उनकी मजदूरी नहीं चलने की वजह से प्रभावित है। तो समाज की तरफ से एक सहायता के लिए प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन की ओर से हर जरूरतमंद गरीब परिवार को चावल, दाल, सब्जी का वितरण किया जा रहा है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते आम जनता से अपील भी की जा रही है कि इस बीमारी का कोई उचित इलाज नहीं है, इसलिए अपने घर में ही रहें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दें। यही देखते हुए जगदलपुर विधायक हर जरूरतमंद गरीब परिवार को उनके घर जाकर उस जरूरतमंद को जरूरत का सामान दे रहे हैं और विधायक निधि से पढ़ने लिखने वाले स्कूली छात्रों को जो बहुत ही गरीब परिवार से हैं उन्हें ही बस 10,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए सतत निगरानी कर रहे हैं। आम जनता से अपील कर रहे हैं कि इस वायरस संक्रमण का कोई उचित इलाज नहीं मिल पाया है। इसके लिए इसका एक ही उपाय है कि हम अपने घरों में रहें, बिना वजह न निकलें, सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और जनता को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि इस पूरी आपदा की घड़ी में शासन के जो दिशा निर्देश थे उसका बढ़िया से पालन कर रहे हैं, जिसका परिणाम ये है कि माई दंतेश्वरी की धरती में कोरोना से संबंधित एक भी केस पॉजिटिव नहीं पाया गया है। और आपदा की इस घड़ी में जो हमारे गरीब परिवार हैं, अंत्योदय कार्डधारी हैं, उनको लेकर हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उनको चावल फ्री में दिया। और समाज सेवी संस्थाएं, राजनीतिक दलों के लोग, हम सभी लोग मिलकर सतत यही काम कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। ये हमारे शासन के मुखिया की मंशा है। बालाघाट के गांव मोहझरी में घर के पास ही खेत में लकड़ी तोड़ने गए 2 ग्रामीणों पर तेंदुए ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले की खबर से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। ग्रामीण भी हाथों में डंडा लेकर जमा हो गए। घायल ग्रामीण ने बताया कि लकड़ी तोड़ने गया था लेकिन तेंदुआ वहीं कहीं छुपा हुआ था, जिसने अचानक से उस पर हमला कर दिया। घटना के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भाने गाँव में प्राथमिक उपचार कराने के बाद दोनों को बालाघाट जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं घटना के बाद वन विभाग और एसडीएम भी गाँव पहुंचे और ग्रामीणों को समझाया गया। ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे वन्य प्राणी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास न करें। घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन करने की भी अपील की गई। तो आप कहाँ गए थे? और खेत के तरफ। फिर वहाँ वो छुपा हुआ था? छुपा हुआ था बेदाड़ी में। आपके ऊपर कैसे हमला किया उसने? और वो एक लकड़ी थी उसको तोड़ रहा था। वो सोचा होगा कि मार रहा है, उसने क्या ऐसा सोचा होगा तो मेरे ऊपर कूद गया तो नाले में गिर गया चित्ता। तो कितने देर तक ऐसा चला आपके साथ उसका? 5 मिनट। 5 मिनट? हाँ, 10 मिनट। यानी वो खेलते रहा आपसे? हाँ। और आप भी उससे लड़ते रहे? चिल्ला जोर से। अच्छा तब वो भागा थोड़ा, तो भागा तो फिर दिखा नहीं मेरे को। तो वहाँ आपके पास वन विभाग की टीम आई थी? वहाँ कोई नहीं थे। कोई नहीं है? बाद में जैसे फोन किए थे? फोन भी नहीं, फोन कुछ नहीं था मेरे पास। नहीं, जैसा आप घर आए थे हाँ। उसके बाद लोगों ने सूचना दिए थे, तब आए थे वन विभाग वाले? नहीं। आप विकलांग भी हो पता चला है? हाँ जी।
प्रातः मुझे सूचना मिली, एक 100 डायल से मिली और ग्रामीणों से भी सूचना मिली कि यहाँ पर टाइगर निकला हुआ है। तो फिर मैं तत्काल ही मौके पर पहुँचा अपनी टीम को लेकर के। तो घटना स्थल से 2 लोग, एक करणवल्द जेठू 15 है और दूसरा है रोहित चमारू अवसरी। ये 2 लोग हैं मोजहरी के रहने वाले और गांव से 1 किलोमीटर आगे में एक नाला है, वो नाले में ये लोग लकड़ियाँ चुन रहे थे। उसी बीच में वहाँ पर मौके पर जो पगमार के जो ट्रेस हुए हैं वो तेंदुआ के भी है। तो करण को और रोहित को, इनको दोनों को थोड़ा घायल कर दिए थे, तो जिसे मतलब उपचार के लिए भानेगांव भिजवाया गया। भानेगांव से रेफर करके उनको बालाघाट हॉस्पिटल भिजवाया गया। तत्पश्चात फिर हम लोग घटना स्थल का मुआयना किए। मुआवजा करने पर उसमें ये पाया गया कि मतलब तेंदुआ के पगमार में ट्रेस हुए हैं और चूँकि ये क्षेत्र पूर्णतः राजस्व एरिया है जहाँ पे हम लोगों का फॉरेस्ट नहीं है, चूँकि निस्तारी डिपो से संलग्न गांव है, इसलिए हम लोगों के परिक्षेत्र में आते हैं। चूँकि एरिया जो है वो लांजी तहसील के अंतर्गत। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। और इसी बीच जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के DGP का बयान, पाक और ISI को लेकर एक बड़ा बयान DGP ने दिया है। पाकिस्तान भारत में भेज रहा कोरोना के मरीज, बड़ा बयान DGP ने दिया है। उन्होंने कहा है कि ये हमारे लिए चिंता की बात है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के DGP ने बड़ा बयान दिया है। पाक और ISI को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारे देश भारत में कोरोना के मरीज भेज रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के DGP ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान भारत में कोरोना के मरीज भेज रहा है, ये हमारे लिए चिंता की बात है। पाकिस्तान और ISI को लेकर जम्मू कश्मीर के DGP ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान भारत में कोरोना संक्रमित मरीज भेज रहा है, ये हमारे लिए चिंता की बात। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से ANB न्यूज आप तक लगातार पहुंचा रहा है। जम्मू कश्मीर के DGP ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान हमारे यहाँ कोरोना मरीज भेज रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव इस समय फोन लाइन पर जुड़े हैं। रविंद्र, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। जम्मू कश्मीर के DGP ने बड़ा बयान दिया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से DGP का बयान आया है, इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तानी सेना लगातार उन आतंकियों को इस पार भेज रही है जिनके जो कोरोना से संक्रमित है। और उस बयान को लेकर आज DGP ने भी बड़ा बयान दिया है और उन्होंने उस चीज को पुख्ता किया है कि पाकिस्तान अब कोरोना से संक्रमित आतंकी जो हैं उनको भेज रहा है। हालांकि इससे पहले भी सेना ने भी अपने जो जवान हैं LOC पर तैनात है, चाहे वो कश्मीर घाटी में है या फिर जम्मू संभाग में तैनात हैं LOC पर, उन सबको एक एडवाइजरी जारी की थी कि आप जो है कोरोना से संक्रमित आतंकी जो पाकिस्तान इस पार भेज रहा है उसको लेकर आप एहतियात बरते और जितने भी आतंकी आते हैं अगर उनके शव उठाने पड़ते हैं तो आप उनको एक विशेष तरह का सूट पहनकर उन आतंकियों के शवों को उठाएं ताकि कोरोना से जो है संक्रमित होने से बच सके। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा बयान है जिस तरह से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों के चलते लगातार LOC को टारगेट कर रहा है और आतंकियों को, खास करके कोरोना संक्रमित आतंकियों को इस बार भेजने की फिराक में है। जी रविंद्र, तो कोई बड़ी कार्रवाई यहाँ की जा रही है? देखिए, पिछले कुछ दिनों में कई आतंकी मारे भी गए हैं, भारतीय सेना ने उनको शूट किया है, मारा है, तो क्या उनके सैंपल लिए जा रहे हैं? क्या ये जांच करने की कोशिश की जा रही है कि वो कोरोना से संक्रमित थे या नहीं? जी देखिए, जिस तरह से घाटी के अंदर आतंकी मारे जा रहे हैं उनके शवों को उठाने के लिए विशेष तरह के प्रबंध भी किए गए हैं। हालांकि अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि घाटी के अंदर जो आतंकी मारे गए हैं वो कोरोना से संक्रमित थे। हालांकि कोरोना का ग्राफ जो है वो घाटी के अंदर काफी ज्यादा है, 300 के पार जो है लोग जो है वहां संक्रमित है। हालांकि ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन हाँ LOC के ऊपर जिस तरह से आतंकी मारे गए हैं, एक करीब
पहली तारीख को ही जो है आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 5 जवान जो है हमारे भी शहीद हुए थे। वहां पर भी जो आतंकी मारे गए थे 5, उनके शवों को सेना ने बड़े तरीके से वहां से उठाया था और उनको दफनाया था। पूरा जिस तरह से एडवाइजरी जारी की गई थी सेना की तरफ से, उसी एडवाइजरी को उसका पालन किया गया और उसी तरह से उठाया गया। लेकिन अभी तक घाटी के अंदर जिस तरह से आतंकी मारे जा रहे हैं, आज भी 4 आतंकी मारे गए हैं और अभी ऐसी कोई जानकारी जो वो सामने नहीं आई है कि वो कोरोना से पॉजिटिव थे। सेना के लिए क्या कुछ विशेष व्यवस्था की गई है कि इस तरह की जो स्थिति बन रही है, कोरोना संक्रमित आतंकी भेजे जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, तो सेना को लेकर क्या कुछ विशेष व्यवस्था की गई है? जी देखिए, कोरोना से संक्रमण हुए सेना ने कश्मीर घाटी में और जम्मू संभाग की LOC पर जो जवान तैनात हैं उनको एक एडवाइजरी, उनको गाइडलाइन जारी की है कि मुठभेड़ में अगर आतंकी मारे जाते हैं तो आतंकियों के शव से दूरी बनाए रखने की उनको सलाह दी है। साथ ही अंतिम संस्कार के वक्त जो बचाव किट है वो पहनना जरूरी है ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके, क्योंकि कोरोना इस समय बहुत महामारी जो है पूरे विश्व में फैल चुकी है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है लगातार ऐसे आतंकियों को इस पार भेजने की फिराक में है जो कोरोना से संक्रमित है, और इसी को लेकर सेना ने ऐसी एडवाइजरी जो है वो जारी की है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र श्रीवास्तव तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर हमने आप तक पहुंचाई। पाकिस्तान भारत में कोरोना संक्रमित मरीज भेज रहा है, ये बात डीजीपी ने कही है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने ये बड़ा बयान दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं हम जम्मू कश्मीर से आप तक। पाकिस्तान और ISI को लेकर जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान भारत में कोरोना के मरीज भेज रहा है और ये हमारे लिए चिंता की बात है। जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि सेना के लिए एक विशेष एडवाइजरी भी जारी की गई है। उन्हें कहा गया है कि इस तरह के जो हालात बन रहे हैं इनसे सतर्क रहे भारतीय सेना, और साथ ही जो आतंकी मारे गए हैं उनके शव को उठाने के लिए भी एक विशेष गाइडलाइन जारी की गई है सेना के लिए, और विशेष सतर्कता बरतने की सलाह भी दी गई है भारतीय सेना को। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, डीजीपी ने बड़ा बयान दिया है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने उन्होंने पाकिस्तान और ISI को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान भारत में कोरोना के मरीज भेज रहा है, कोरोना संक्रमित आतंकी भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से लगातार ANB न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान भारत में कोरोना मरीज भेज रहा है और ये हमारे लिए एक बड़ी चिंता की बात है, हमारे लिए चिंता का विषय है ये। हालांकि तमाम जो सुविधाएं हैं वो सेना को दी जा रही हैं, तमाम सतर्कता बरती जा रही है।